हम बहुत से संविधानों को पढ़ चुके हैं और इसी क्रम में आज हम जापान के संविधान का अध्ययन करेंगे, उसके कुछ विशेषताएं, और साथ में हम ये जानेंगे कि ऐसी क्या बात है कि हमें जापान के संविधान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जापान एशिया के अंतर्गत आता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के दो बड़े शहर थे, उनमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, तो उसके पश्चात जापान पूरी तरह से तहस नहस हो गया था और उसके बाद उसने फिर से अपने आप को खड़ा किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जापान में संसदीय शासन व्यवस्था प्रचलित है, और ये व्यवस्था एशिया के अंदर यदि हम देखें तो वैसे तो जापान का संविधान भारत के संविधान के बाद में लागू हुआ, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था का पहला एक्सपेरिमेंट बहुत पहले जापान के द्वारा किया गया था। तो इसलिए भी जापान का संविधान हमें एशिया का, क्योंकि भारत भी एशिया में आता है, तो इस कारण से हमें पढ़ना चाहिए। और इस संविधान के अंतर्गत यदि हम देखें तो एशिया के अंतर्गत आने वाले देशों में जैसे पूरे चीन हमें पढ़ना है, और भारत का हमें जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है, भारत का संविधान, जापान का संविधान। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ जापान की जो सिस्टम है वो बहुत कुछ हमको ब्रिटेन के जैसा मिलता जुलता लगता है, क्योंकि ब्रिटेन में भी राजा का पद है और जापान में भी राजा का पद है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है और जापान में भी लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो ये किस तरीके से मैनेज हुआ, किस तरीके से ये चीज़ हुई, तो ये हमको इस पूरे संविधान के अंतर्गत जानना है। ये जापान का विश्व में जापान की स्थिति को इस मैप के अंतर्गत दिखाया गया है। और जैसा कि आप इस नक्शे के अंतर्गत देख पा रहे हैं, जापान का जो पूरा नक्शा है, ये इसके अंतर्गत इसके कुछ महत्वपूर्ण शहरों को इसमें दर्शाया गया है। और ये टोक्यो और बाद में आपके जो भी अन्य शहर हैं वो सब इसके अंतर्गत हैं। तो ये आप इस मैप के अंतर्गत देख सकते हैं। इसके बाद में ये एक जानकारी की बात है कि जापान के संविधान को शोवा संविधान कहते हैं, और ये 3 मई 1947 से लागू है। वर्तमान जो संविधान है वो 3 मई 1947 से लागू हुआ। हालांकि ये जो संविधान बना है, ये संविधान हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका के विशेष पहल पे ये बनाया गया है, और अमेरिका की इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, तो मित्र देशों ने फिर इसके लिए एक संविधान का निर्माण किया, और इसमें पूरी जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका पर आई। और एक अमेरिका के सेनापति है मैक आर्थर, उन्होंने इस पूरे संविधान की रूपरेखा रखी, और ये संविधान इस तरीके से बना। इस संविधान की जो विशेषताएं हैं वो हम क्रम से देखेंगे कि किस तरीके से इस संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसी संविधान में मिलती हैं, अन्य किन्हीं संविधानों में नहीं मिलती हैं। और साथ में ये जो संविधान है, इसका एक सबसे ख़ास बात यह है कि ये यहाँ के लोगों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। इस संविधान को विदेशी लोगों ने बनाया और यहाँ पे लागू किया। इसके बावजूद भी यहाँ की जो संस्कृति है या राजनीतिक संस्कृति है, उसने इस तरीके से उसको अपने अंदर आत्मसात किया और फिर इसको अभी तक कामयाब किए हुए हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जापान कोई भी व्यवस्था जब होती है तो उसके अंतर्गत संविधान के साथ साथ वहाँ की राजनीतिक संस्कृति कैसी है, यानी लोगों का विश्वास, लोगों की मान्यताएं, लोगों की आस्थाएं, और उनका जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो कैसा है, वो सब भी बहुत मायने रखता है। तो जापान के लोग तो अपनी देशभक्ति के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो उनकी निष्ठा और उनके समर्पण के कारण वहाँ के संविधान को क्रियान्वित किया जा सका। और
जैसा कि अब इसके अंतर्गत यदि हम विशेषताओं को देखें तो ये एक लिखित संविधान है, संक्षिप्त है, बहुत संक्षिप्त है। उतना तो नहीं है जितना अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका का संविधान इससे भी ज़्यादा संक्षिप्त है, और सर्वोच्च ये है, और साथ में कठोर संविधान है। ये इतना ज़्यादा कठोर है कि अभी तक इसके अंतर्गत एक भी संविधान संशोधन नहीं हो पाया है। यानी कि अगर हम कहें तो ये अमेरिका के संविधान से भी ज़्यादा कठोर प्रतीत होता है, क्योंकि संविधान बनने के बाद भी इसमें एक भी संशोधन नहीं हुआ। और कठोर संविधान की जो परिभाषा है वो पहले भी कई बार हम उस पे बात कर चुके हैं कि जब सामान्य कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जब अलग अलग हो तो वो संविधान कठोर संविधान होता है। तो ये एक कठोर संविधान है, और साथ ही इसके अंतर्गत 11 अध्याय और 103 अनुच्छेद हैं यदि हम इसकी संक्षिप्तता को देखें तो, और बहुत ही कम समय में इसको हम पढ़ सकते हैं। साथ में ये लिखा हुआ है। इसके बाद में अगर हम देखें इसकी विशेषताओं में तो ये जन संप्रभुता और लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित है, यानी जनता इसमें सर्वोपरि है, सर्वप्रमुख है, और जनता की प्रमुखता के कारण ही मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। क्योंकि मौलिक अधिकार इस बात को इंगित करते हैं कि वहाँ जनता को महत्व दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों की भी व्यवस्था है। और चूँकि जन संप्रभुता पर आधारित संविधान है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता पर विशेष ध्यान इस संविधान के अंतर्गत दिया गया है। तो ये सभी जापान के संविधान की विशेषताओं में आता है। और यदि हम देखें तो जैसा कि जापान में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी जो बंटवारा है शक्तियों का वो संविधान के द्वारा केवल केंद्र सरकार को किया गया है, और सुविधा के लिए केंद्र ने वहाँ पे अपनी स्थानीय इकाइयों को अधिकार दिए हैं, लेकिन संविधान के द्वारा केवल केंद्रीय सरकार को सत्ता दी गई है। इसके अतिरिक्त संसदीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में ही ये संभव हो सकता है कि वहाँ राजतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। क्योंकि वहाँ राजा का होना और वहाँ पे लोकतंत्र का होना, ये दोनों बातें इसलिए है क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता होती है कि जो वहाँ पे 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। तो वहाँ का सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका, और वहाँ की जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो वहाँ की वास्तविक कार्यपालिका है। लेकिन सम्राट एक सम्मान का पद है, और जैसा कि ब्रिटेन में भी है और ये व्यवस्था जापान में भी हमको दिखाई पड़ती है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाएं भी जापान के अंतर्गत बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जापान के संविधान की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पे न्यायपालिका को स्वतंत्र अस्तित्व मिला हुआ है, यानी सर्वोच्चता है, और इसके लिए उनको न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। यदि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसी न्यायपालिका को प्राप्त हो तो ये माना जा सकता है कि वहाँ की न्यायपालिका अपनी एक विशिष्ट पहचान और अस्तित्व लिए हुए है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार में न्यायपालिका को ये शक्ति दी जाती है कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कोई ऐसे नियम बना रहे हैं या कोई ऐसे नियमों को लागू कर रहे हैं जो कि संविधान के अनुसार सही नहीं है, तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकती है। ये कार्य न्यायपालिका वहीं पर कर सकती है जहाँ पर कि उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो ये जापान के संविधान में न्यायपालिका को दी गई है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जापान के संविधान की। इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो एक सबसे ख़ास बात जापान के संविधान में हमें देखने को मिलती है, और वो है युद्ध का परित्याग। ये एक जापान के संविधान की सबसे ख़ास बात है, और हमें किसी भी संविधान के अंतर्गत ऐसा नहीं मिलता। ऐसा शायद जापान ने इसलिए किया क्योंकि वो हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंस को देख चुका था, और जापान के संविधान की जो प्रस्तावना है उसी में ये कहा गया है
कि हम जापानी लोग संपूर्ण कालों में शांति के आकांक्षी हैं। हम स्वीकार करते हैं कि संसार की समस्त जातियों को अभाव तथा भय से मुक्त होकर शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है। ये जापान के संविधान की एक सबसे खास विशेषता है और इसी संदर्भ में जापान को उगते हुए सूरज की भूमि भी कहते हैं, क्योंकि जापान जो है उसका हिंदी में उसका ये एक चीनी शब्द है और इसका जो अर्थ है वो है उगते हुए सूर्य की भूमि। तो इस तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश के संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को हमने आज देखा और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश अपने आप में यूनिक है, अपने आप में विशिष्टता लिए हुए है। हालांकि इसकी व्यवस्थाएं, संसदीय शासन व्यवस्था हम लोग ब्रिटेन में भी पढ़ चुके हैं और साथ में जो अन्य चीज़ें हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब एक सामान्य सी बातें हैं। लेकिन चूँकि ये देश विशिष्ट है और यहाँ की राजनीतिक संस्कृति विशिष्ट है और इसलिए हमें इसको हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है और ये एक इसको पढ़ना अपने आप में एक गौरव की बात है। ये जो साइड में है ये जापान का ध्वज है जो कि मैंने आपकी जानकारी के लिए लगा रखा है और कितना खूबसूरत है। वाइट इसकी पृष्ठभूमि है और रेड कलर का इसके अंदर एक गोला सा बना हुआ है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज देता है शांति का। और जैसा कि हमने देखा कि किसी भी देश ने अपने संविधान के अंतर्गत युद्ध का परित्याग नहीं किया, लेकिन जापान ने अपने संविधान की प्रस्तावना में ही ये कह दिया कि हम युद्ध का परित्याग करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी क्रम में हम आगे जापान के संविधान की अन्य बातों को, वहाँ की डायट, वहाँ की जो संसद है उसको डायट कहते हैं, वहाँ की प्रधानमंत्री का पद, वहाँ के सम्राट का पद, इन सब का अध्ययन करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में आप इस अध्ययन को कर पाएंगे। आज आप इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ कि न्याय और व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की कामना करते हुए हम जापानी लोग राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकार के रूप में युद्ध का तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के लिए बल अथवा धमकी के प्रयोग का सदा के लिए परित्याग करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ।